बाद अब हम देखने वाले हैं कि सेल क्या होता है और किस तरह से होता है। नाउ स्टार्ट our chapter number 5 from NCERT, the cell unit of life, or the name is given cell, the fundamental unit of life. First of all, आपने देखा होगा कि आप अपने आसपास जब भी नजर घुमाते हो तो आपको दो तरह की चीजें सबसे पहले दिखाई देती है। few are living things and others are non living things. Why do we call the things are living and why do we call the other things are non-living? What actually makes the things different from each other? इसके जनरल इंट्रोडक्शन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। काफी सारी चीजें होती है कि लिविंग थिंग सांस ले सकती है, मूव कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 8, 7 और 6 में पढ़ चुके हैं। बट अब क्लास 9 में आपको थोड़ा सा क्लियर डिफरेंशिएशन बताने के लिए दैट व्हाट मेक्स द थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम ऑब्वियसली बात है, वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी एंड वी विल डिस्कस अबाउट लिविंग थिंग्स। व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग? किसी भी ऑर्गेनिज्म को या उस लिविंग थिंग्स को क्या बनाता है? सिंपलेस्ट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसकी लाइफ का सबसे बेसिक पार्ट जो क्या होता है? सेल होता है। सेल की पॉसिबिलिटी से ही क्या होता है, कोई भी थिंग जो है वो लिविंग हो पाती है। अब नाउ लेट्स नो द मीनिंग ऑफ सेल। सेल है क्या? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उनका स्ट्रक्चर जो है, उनकी फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या है? सेल ही होती है। और उसके जितने भी फंक्शन कंट्रोल होते हैं दैट ऑल आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक यूनिट सेल। Okay, organisms are made up of cells and their whole activities are controlled by the cell that are present in their body. अब इसी तरह से अगर सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्मॉलर इन साइज होते हैं एंड दैट आर वेरी सिंपल इन नेचर, बट फ्यू आर कॉम्प्लेक्स इन साइज एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर। थोड़े बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। बट हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? किस तरह से कर सकते हैं डिफरेंशिएट? यस, वी कैन कैटेगराइज दीज ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। On what basis we are trying to divide organism into these categories? We are dividing these organisms on the basis of based on the presence of number of cells. How many number of cells are present in their body? If the organism having only single cell in its whole body, अगर पूरी बॉडी ही एक सेल से मिलकर बनी हुई है तो हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन। ओके, ध्यान रखना, यूनि का मतलब क्या होता है? वन। और सेलुलर मीन्स जो सेल से मिलकर बना होता है। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट एग्जांपल इज अमीबा। एंड नाउ व्हाट आर मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर आर दोज विच आर मेड अप ऑफ मैनी और मिलियन सेल्स। दे आर कॉल्ड मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये करना होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यूनिसेलुलर का अमीबा और मल्टीसेलुलर का ह्यूमन बीइंग, तो अब आपको देखना है यहां पर अदर एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करना है, फाइंड आउट करना है। दिस इज योर होमवर्क, ओके, टू फाइंड आउट द डिफरेंट एंड मोर एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, कुछ टर्म्स है हमारे पास और कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स है जिनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे एक टर्म है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या होता है? सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के बारे में वो कंप्लीट स्टडी करना जिसमें हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, सेल की बायोलॉजी यानी सेल को लिविंग तरीके से स्टडी करना। अब उसका स्ट्रक्चर आएगा उसमें और फंक्शन आएगा तो उसको क्या बना देते हैं? सेल बायोलॉजी टर्म यूज किया साइंटिस्ट ने उसके लिए। ओके, द स्टडी ऑफ सेल इन इट्स एस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नोन एज सेल बायोलॉजी। एक्चुअली दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
जहां पर बायोलॉजी हम सेल के बारे में बात करते हैं उस ब्रांच को हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। अब था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड, पता कैसे चला कि लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। अब ये सब जो पता चला इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए जो डिस्कवरीज हमारे पास है, जिनके बारे में कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर है, उनकी अगर बात करें तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय अ चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये एग्जैक्ट डिस्कवरी नहीं थी। उस टाइम पर रॉबर्ट हुक ने क्या किया, बस एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को चेक किया। अब वो क्या होता है, एक्चुअली कॉर्क मतलब होता है पेड़ की छाल, उसके हिस्से का पतला पार्ट, बिल्कुल पतला, स्लाइस मतलब बिल्कुल पतला टुकड़ा लिया और उसको ऐसे जनरली ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि ये डेड सेल्स थे, ठीक है, जो डिस्कवर हुए थे फर्स्ट टाइम पर रॉबर्ट हुक की वजह से, ठीक है। उसने ऑब्जर्व किया कि ये सेल्स कुछ कैसे दिखाई दे रहे हैं, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे सिमिलर जो है स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहा था। और इन्हीं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स को उसने क्या नाम दे दिया, सेलुली, एंड दैट मीन्स लिटिल रूम, जो किसकी तरह होता है, लिटिल रूम। अब इस लिटिल रूम को या सेलुलरी वर्ड को उसने बाद में क्या शॉर्ट कर दिया, सेल्स के नाम से, ठीक है, सेल्स में चेंज कर दिया। इसका यही वर्क उसने एग्जैक्टली पब्लिश किया और इसकी डिटेल कौन सी बुक में दी इसने, माइक्रोग्राफिया, जिस बुक का नाम था जिसमें उसने पब्लिश किया अपने वर्क को, दैट इज कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। द बुक पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट हुक ऑन द बेसिस ऑफ हिज वर्क about the discovery of cell. So now I think this is clear to you that cell was discovered by a chance discovery of Robert Hooke in which year? In year 1665. Okay? And this discovery was done by a simple lens based self-made microscope because उस टाइम पर टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी इंप्रूव नहीं थी, उतने टाइम तक हमारे पास ना इंस्ट्रूमेंट्स थे ना मशीन्स थी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप भी इतने तरह से अच्छे डेवलप नहीं था, बस कुछ लेंसेज थे जिनको अरेंज करने के बाद उसने अपना एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया रॉबर्ट हुक ने, उसी के अंडर उसने ऑब्जर्व किया। ओके, इसके बाद लिविंग सेल्स कैसे डिस्कवर हुए, फर्स्ट लिविंग सेल कैसे डिस्कवर किया गया, actually first living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek scientist. Anton von Leeuwenhoek scientist ने किया in year 1674. ओके, उसने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया अंडर द वेल इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब देख सकते हो 1665 के बाद 74 में डिस्कवरी हुई है, तो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप तब तक क्या हो चुका था, डेवलप हो चुका था। उसके अंदर उसने लिविंग सेल को क्या किया, ऑब्जर्व किया। ओके, क्लियर, सेल बायोलॉजी, डिस्कवरी एंड द डिस्कवरी ऑफ डेड सेल एंड लिविंग सेल। ओके।